नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में जुटी सीबीआई सोमवार को चौथे दिन सुबह सुबह वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। यह वही रिजॉर्ट है जहां सुशांत ने कथित जादू टोना वाली पूजा के लिए 2 महीने बिताए थे। सीबीआई की टीम रविवार को भी यहां पहुंची थी। अब खबर है कि सीबीआई उस स्पिरिचुअल हीलर से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने यहां सुशांत का कथित रूप से इलाज किया था। सोमवार को एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है, जबकि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सोमवार सुबह से ही सीबीआई सुशांत के उन 2 महीनों की पड़ताल में जुटी हुई है जो उन्होंने रिजॉर्ट में बिताए थे। कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हो रही है, जबकि इसी बीच सीबीआई की एक गाड़ी गेस्ट हाउस से बाहर निकली है। संभव है कि यह कोई कागज लेने जा रही है। सीबीआई जहां एक और रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को समन भेजने की तैयारी कर रही है, वहीं रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि अभी तक कोई समन नहीं मिला है। सतीश ने कहा, रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई समन नहीं मिला है। यदि समन भेजा जाता है तो वो जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो सीबीआई लगातार लगी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का आज चौथा दिन है और सीबीआई पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। वहीं आज भी पूछताछ की गई है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से आज पूछताछ की गई। लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो हम आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का चौथा दिन है और आज भी लगातार सीबीआई की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक सीबीआई की जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, सीबीआई का चौथा दिन का मामला है लगातार जांच का। लगातार सीबीआई तेजी से जांच कर रही है। हर उन पहलुओं तो जल्दी से पहुंचना चाहती है जो एक कड़ी को जोड़ता है कि हत्या या आत्महत्या। इस पूरे मामले में अब तक जो है सीबीआई उन तीनों लोगों को अपने साथ हमेशा रखना चाह रही है। वो किसी भी मुद्दे पर, चाहे उनके घर का सुशांत के घर की बात करें या फिर पोस्टमार्टम के दौरान जो लोग उपस्थित है उनकी बात करें। लगातार सीबीआई दीपेश और उनके कुक जो है नीरज और फिर उनके जो साथी हैं उनसे लगातार जांच कर रही है। इन तीनों के पूछताछ में अब तक जो खुलासे हुए हैं वो कहीं न कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीबीआई तीसरी बार अब जो है उनको वापस गेस्ट हाउस में बुलाई है। एक तरफ वहां जांचे तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को और उनके परिवार को सम्मन भेजकर बुलवाने की कवायद में लगी है। लेकिन उनके वकील का कहना है कि अभी तक उनको सम्मन नहीं मिला है। अगर सम्मन मिलता है तो जरूर हम हाजिर हो जाएंगे। तीसरी बात, एक सबसे बड़ी अहम बात ये आज का है, जो सीबीआई एक टीम वहां भेजी थी जहां सुशांत का जादू टोना के लिए 2 दिन गए हुए थे, जहां 2 दिन ठहरे हुए थे, उस स्पॉट को भी आज सीबीआई वहां गई है, वहां भी पूछताछ कर रही है। तो लगातार सीबीआई उस कड़ी को मिलाना चाहती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। वही चौथी बात आपको बता दें कि सीबीआई जो डॉक्टर का पैनल था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जिन्होंने अब तक जो है ये बातें खुल के सामने आई है कि पोस्टमार्टम के दौरान कब डेथ हुई थी उसका खुलासा नहीं किया था। लेकिन सीबीआई के द्वारा मिली इस तरह की फॉरेंसिक जो टीम है उन्होंने जानकारी दिया कि 10 से 12 घंटे पहले मौत हुई थी जब उनका पोस्टमार्टम किया गया था। तो ये सब सारे नए खुलासे हैं। ऐसे में सीबीआई अब उनको सबको जोड़ना चाहती है, लेकिन जब तक रिया चक्रवर्ती को अपने पास नहीं बुलाती, उनसे पूछताछ नहीं होती, तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सीबीआई लगातार जो है पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अभी इस मामले में अपडेट है आपके पास? देखिए, सीबीआई शनिवार को ही गई थी, पूछताछ की थी। उस पूछताछ में यह जानकारी मिली थी कि पोस्टमार्टम जो किया था मुंबई पुलिस के कहने पर जल्दबाजी में किया गया था। ऐसी भी जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने इसलिए कहा था कि शायद उनके परिवार को जो है डेड बॉडी जल्दी दे दिया जाए, ये मामला था। दूसरी तरफ सीबीआई एक सवाल ये खड़ा करती है कि जब उनका पोस्टमार्टम किया तो उस दौरान जो है उन्होंने जो लिक्विड लिया था उसका जरा कोई भी जो है इंटरफियर नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ सुशांत का जो कुक है वो नीरज बोल रहा है कि हमने उनको जूस दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान जूस की कोई बात जिक्र नहीं किया गया है।
तीसरी बात, जब उनकी मौत हुई थी उसके कब हुई थी, इस पूरे मामले में समय का कोई निर्धारित नहीं बताया गया कि कब उनकी मौत हुई पोस्टमार्टम। हालांकि सीबीआई ने एक खुलासा कर दिया है कि 10 से 12 घंटे पहले, सीबीआई ने नहीं किया बल्कि सीबीआई के साथ जो एम्स के फोरेंसिक टीम है उन्होंने एक खुलासा किया है कि मौत जो है 10 से 12 घंटे पहले हुई है। तो ये तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। उसका जवाब अब जो है मुंबई पुलिस सहित एम्स की जो फोरेंसिक टीम है और उनको जो पोस्टमार्टम की जो पैनल है, 5 डॉक्टर है, उनको जवाब देना होगा कि किस तरह से पूरा जो मामला है पोस्टमार्टम का, उस पे उनको तथ्य जो सामने रखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का ये कहना है कि अभी हमें सीबीआई की तरफ से कोई सम्मन नहीं मिला है। बात अगर सीबीआई टीम की करें तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद रिया चक्रवर्ती के घर जाकर सम्मन दिया है। यहाँ पर भी विरोधाभास नजर आ रहा है। देखिए, रिया चक्रवर्ती के ऊपर तलवार लटक चुकी है, वो बच नहीं सकती है। भले वो बहाने करे या उनके वकील बहाने करे, लेकिन उनको सम्मन भेजा। जो कल भी हमने अपने बयान में बताया था कि रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी सम्मन भेजा जा चुका है, उनके परिवार को कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन अब उनके वकील का कहना है, तो उनके वकील और रिया चक्रवर्ती के बीच में क्या कुछ बातें वो सामने आई नहीं अभी तक। लेकिन सीबीआई का कहना है कि हमने सम्मन भेज दिया है और उसमें उनको उपस्थित होना होगा। अगर सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं होते तो सीबीआई जरूर इस पूरे मामले में पहल करेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि शायद रिया चक्रवर्ती के वकील जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में उनको कितनी राहत मिलेगी या राहत नहीं मिलेगी, ये तो अब सामने आने वाली समय ही बताएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती को कभी भी सीबीआई जो तलब कर सकती है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है? देखिए, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है, ये हम भी जानते हैं। समन को लेकर भले ही अलग अलग बयान सामने आ रहे हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बात उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की करें तो उन पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। अभी जानकारी क्या मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई टीम को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सीबीआई के जिस तरह से जानकारी सीबीआई द्वारा मिली थी कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज और उनके जो सहायक थे, वो दीपेश कहीं न कहीं स्टेटमेंट को गोलमाल कर रहा है। हर बार नए नए बातें सामने आ रही है। ऐसे में तीनों का जो स्टेटमेंट बयान है वो कहीं न कहीं मैच नहीं कर रहा है। इसलिए तीसरी बार वापस तीनों लोगों के एक साथ बिठा के पूछताछ की जाए। हालांकि आज सुबह जो तीनों अलग अलग गाड़ियों से गए थे और वहीं पे सांता क्रूज के जिस गेस्ट हाउस में डीआरडीओ में रुके हुए, वहीं पूछताछ सीबीआई कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुशांत के जो दोस्त है वो क्यों इस पूरे मामले में गोलमाल कर रहे हैं। वही तीसरी कड़ी जो है, अभी शायद आपने सुना होगा सुनील सिंह, जिनका नाम जिक्र फिलहाल हाल ही में लिया गया, जो पोस्टमार्टम के दौरान भी उपस्थित है। वहीं जब उनकी अंतिम संस्कार किया जाए तो उस वक्त भी उपस्थित है, जिनको लेकर सुरजीत सिंह ने भी एक बयान दिया था कि सुनील सिंह ने ही उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। मतलब पूरे कड़ी के बीच में कहीं न कहीं गोलमाल है, जो सीबीआई अब जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में इसके लिए क्या कुछ सीबीआई टीम की तरफ से कदम उठाए जाएंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्योंकि अभी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो किस जरिए से या किस रास्ते से हकीकत क्या है वो सामने निकल कर आएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सीबीआई टीम क्या कुछ कर सकती है? देखिए, सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब एम्स के जो फॉरेंसिक टीम है उनके हाथ में सौंप दिया है। उनका जिस तरह से जवाब आएगा, वो जवाब जो है अब जो है ऊपर के वो पैनल के जो डॉक्टर है उनको देना होगा। तो पूरा मामला अब कहीं न कहीं फॉरेंसिक टीम के हाथ में चला गया है। सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम को दे दिया, जो एम्स से आई हुई है, वो लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। उसमें पूछताछ के बाद जो है पूरा मामला जो है सीबीआई को जो है फॉरेंसिक टीम सौंपेगी। उसके बाद जो है आगे की जांच की जाएगी। बिल्कुल, और अभी अगर हम बात रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार की करें तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान अभी सामने आ रहा है सत्य प्रकाश? नहीं, रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई बयान नहीं है, बल्कि उनके वकील ने ही यही कहा कि अभी तक हमें सम्मन नहीं मिला है। अगर सम्मन मिलता है तो हम जरूर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन अब ये कितना सत्य है, सम्मन मिला या नहीं, जबकि सीबीआई ये कर रही है कि हमने सम्मन दे दिया है, तो कहां से गोलमाल है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका तथ्य जो अब सीबीआई खुलासा करेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से सत्य प्रकाश की ईडी की भी पूछताछ चल रही थी रिया चक्रवर्ती से, तो उस पूछताछ का अभी हम क्या कुछ कंक्लूजन निकाले? क्योंकि सुशांत के खाते से पैसे कहां गए, इस पर भी रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उस पूछताछ के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, ईडी जो है 15 करोड़ का जो मामला ट्रांजेक्शन का, उस पर बात कर रही थी।
लेकिन उसमें जो है कहीं न कहीं सुशांत की बहन का भी इंटरफियर है, उनसे भी पूछताछ की गई है। लेकिन इस बीच जो है ईडी ने अपना जो जांच है जारी रखा है, लेकिन किसी को लेकर इस तरह से जांच नहीं की, लेकिन ट्रांजैक्शन पे नजर बनाई हुई की ताकि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एक के अकाउंट में नहीं गया, बाकी 4 से 5 लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है, जो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। वही ईडी जो है लगातार रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से जो ट्रैकिंग हुई है उस पर भी चर्चा कर रही है, उस पर भी नजर बनाई हुई कि किन किन लोगों से बात हुई है, कितने कितने मिनट तक बात हुई, वो सारी चीजें लगातार हो रही है। और दूसरी बात है कि ईडी जो है लगातार अब जो है सीबीआई की जांच के आधार पे भी पैरेलल जांच करना चाहती है कि जिस तरह से सीबीआई जांच करेगी उसके पैरेलल जो है अब ईडी भी नजर बनाए, उसके बाद जो है ईडी जांच करेगी रिया से। बिल्कुल, और जी। ये सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है सत्यप्रकाश की यूरोप ट्रिप पर हुआ क्या था। इसको लेकर अभी तक हम जानकारी अगर जानना चाहें तो सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप ट्रिप के बाद ही लगातार स्थितियां जो हैं वो बदलती चली गई थी और कहीं ना कहीं सुशांत जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे। देखिए सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच जिस तरह से संबंधों को लेकर चर्चा की गई, फिर बाद में रिया चक्रवर्ती सुशांत के ऊपर लगातार अपना कंट्रोल रखती थी। उनके लाइफ का जो डिसीजन था, उनके करियर का जो डिसीजन था, वो भी रिया चक्रवर्ती अपने कंट्रोल में रखती थी। सुशांत के पैसों की जिम्मेदारी जो थी वो भी रिया चक्रवर्ती अपने कंट्रोल में रखती थी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का पूरा कंट्रोल सुशांत के ऊपर था, तो जाहिर सी बात है सुशांत क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना, वो सारी कंट्रोलिंग जो है रिया चक्रवर्ती के पास थी। ऐसे में ये भी नई जानकारी मिली कि जब सुशांत की तबीयत खराब होती थी तो रिया चक्रवर्ती के पिता जो है वो दवा लाके सुशांत को देते थे, वही दवा करते थे। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार की संलिप्तता इस पूरे मामले में है। अब सीबीआई इसको परत खोलेगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या मकसद था और किस वजह से पूरे कांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। तो एसएसआर केस में सीबीआई की जांच तेज गति से लगातार जारी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत अभिनेता के स्टाफ के 2 सदस्य कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से भी पूछताछ की जा रही है। सत्यप्रकाश, यहाँ पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जितना इसमें दोषी रिया चक्रवर्ती को पाया जा रहा है, जिस तरह से खबरें अभी तक सामने निकल कर आई, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, और अभी तक तलवार भी उन्हीं के सिर पर लटकती हुई नजर आ रही है, उतना ही दोषी या यूं कहें रिया चक्रवर्ती का इस पूरे मामले में साथ देने वाला कौन पाया जा रहा है शुरुआती जानकारी के अनुसार? शुरुआती दौर पे देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के साथ जो उनके सुशांत के दोस्त थे वो साथ में थे, लेकिन बीच में ट्विस्ट जब आया, जब वो पीएम रिपोर्ट के वक्त पहुंची थी, जब रिया चक्रवर्ती पीएम के दौरान सुशांत को देखना चाहते थे, उस वक्त सुनील सिंह ने उनकी मदद की थी। अभी सुनील सिंह कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है, इसकी जानकारी दी है, बिल्कुल लेकिन सत्यप्रकाश, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक्टर रजा मुराद जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीबीआई टीम की जांच जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तलवार लटकती जा रही है रिया चक्रवर्ती पर, और कहीं ना कहीं जो ये नाम खुलकर सामने आ रहे हैं उनके फ्लैटमेट के हों या उनके कुक के हों, आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, हम स्वागत करते हैं सीबीआई की जांच की जी। और सीबीआई जांच बिल्कुल निष्पक्ष, जिसके खिलाफ भी चार्जशीट बनेगी, जो भी मुल्जिम होगा उसकी चार्जशीट को। हेलो हेलो जी सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अभी जी बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चार्जशीट बनेगी उसे अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत सबूतों और गवाहियों के आधार पे अपना फैसला सुनाएगी, और जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो निष्पक्ष होगा। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी मुल्जिम पे जुर्म आयद ना हो, जुर्म साबित ना हो, तब तक वो बेगुनाह है। ये जो हर जगह खुद अदालतें लग रही, खुद गवाहियां हो रही हैं, खुद अदालतें लग रही हैं, खुद फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये गलत है। ये काम जो है छानबीन का, ये अब सीबीआई का है और फैसला सुनाना अदालत का काम है। अगर आप ही फैसला सुनाने लगे रोज, तो फिर सीबीआई और अदालत का क्या मतलब हुआ? तो जो भी फैसला
वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, गुनाहगार जो है उसे सजा मिलेगी, बेगुनाह बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहराता हूं कि ये अदालतें लगाना बंद कीजिए, खुद फैसले सुनाना बंद कीजिए, खुद वकील प्रोसिक्यूटर बनना बंद कीजिए और ये जो है मामला ये आप अदालत पे और सीबीआई पे छोड़ दीजिए, मैं ये कहूंगा। है वो अपनी जांच कर रही है सर, और हमें पूरा भरोसा है, अदालत पर भी भरोसा है और सीबीआई की टीम पर भी भरोसा है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी सर, जिया खान हो, दिव्या भारती हो, इस तरह की कई हमने आत्महत्या के केस देखे हैं जो सिर्फ आत्महत्या के नाम पर दब कर रह गए। आपको लगता है कि अगर उस समय भी कुछ इसी तरह से सीबीआई को जांच सौंपी जाती या हमारी ये जो कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो पाती तो कुछ ना कुछ उन मामलों में भी सामने निकल कर आ सकता था? क्योंकि सुशांत के केस में भी हमने ये देखा कि शुरुआत में इसे सिर्फ आत्महत्या का मामला बताकर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही थी। जी, अब देखिए, जहां तक जिया के केस का सवाल है, उसकी भी जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई है और दिव्या भारती का जो मैटर है वो 1993 का मैटर है। तो वो एक ऐसा केस है जो अनसॉल्व, मैं जिसे कहूंगा, अब तक पता नहीं चला है कि वो सुसाइड थी या वो क्या था। और क्योंकि बात अब इतनी पुरानी हो गई है तो अब उस पर छानबीन करने का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक जिया खान के केस का सवाल है, अभी भी वो मैटर जो है अंडर ज्यूरिसडिक्शन है। तो फैसला जो भी आएगा उसमें भी सही आएगा कि वो सुसाइड थी या वो मर्डर था। बस हमें इंतजार करना है फैसले का, अदालत के फैसले का। हमें खुद जज नहीं बनना है, हमें खुद प्रोसिक्यूटर नहीं बनना है, हमें खुद गवाह नहीं बनना है। तो जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और आपसे चाहूँगी कि आप एक संदेश भी दें कि किस तरह से बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि माता पिता से जब बच्चे दूर होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भटकने लगते हैं। और सुशांत के केस में भी कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई है। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम चाहे कहीं भी हों, अपने परिजनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार वालों से हम हमेशा संपर्क में रहें। और ये भी उतना ही ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो अपने परिजनों को जरूर बताएं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। किसी घर वाले का होना घर में जरूरी होता है, किसी बुजुर्ग का घर में होना जरूरी होता है। और अगर बुजुर्ग ना भी हो तो किसी भाई या बहन का घर में होना जरूरी होता है। एक आंख की शर्म होती है, एक लिहाज होता है अपनी फैमिली का। लेकिन जब कोई भी नहीं होता तो फिर इंसान जो है अपने आप को आजाद महसूस करता है और वो इस आजादी में वो कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि उसे कोई जांचने, परखने, समझने, नसीहत करने वाला नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का कोई बंदा अगर उनके साथ रहता या उनकी बहन रहती या उनके पिताजी रहते तो आज सिचुएशन कुछ और होती, इतनी गंभीर नहीं होती जितनी हो गई है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी ना किसी परिवार के सदस्य को, एक कामयाब इंसान के साथ, एक युवा ये युवा आइकन थे ये, तो इनके साथ रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। क्योंकि क्या है सर कि जो खाली दिमाग होता है और जो आजादी होती है उससे इंसान जो है कई बार गलत रास्ते पे जाके भटक जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आखिरी सवाल यही है कि रिया चक्रवर्ती से आखिर पूछताछ कब होगी? समन भेज दिया गया है, कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने दिनों में या फिर आज ही पूछताछ हो सकती है? क्या कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से अब उनके वकील का बयान यह है कि उनको समन नहीं मिला, तो सीबीआई अब क्रॉस चेक कर रही है कि ये बातें कहाँ से खुल के आ रही है। ये बातें खुद उनके वकील कर रहे हैं या वो रिया चक्रवर्ती करवा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है सीबीआई आज ही उनको तलब करेगी, रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि सीबीआई चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है निपटा दिया जाएगा। ऐसे में तेजी को देखते हुए सीबीआई कभी भी अब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ
वो एक साथ बुला सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसएसआर केस में सीबीआई की जांच तेज गति से लगातार जारी है और इस केस में अब ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उनके पिता से पूछताछ कर सकती है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य के सीएम पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन के जरिए पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि विपक्ष में सोने की तस्करी के आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो सोना तस्करी मामले में लगातार केरल की ये सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूडीएफ का आरोप है कि विजयन सरकार गोल्ड स्मगलिंग केस से लेकर लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है। सतीशन ने सीएम पिनराई विजयन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सोने के स्मगलरों ने कब्जा कर लिया है। तो केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार इस समय मुश्किलों में है। राज्य में कांग्रेस की नुमाइंदगी वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने विजयन के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए यूडीएफ के विधायक वीडी सतीशन ने कहा कि विजयन एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक ऐसे जहाज के कप्तान की तरह हैं जो जहाज तूफान में फंसा हुआ है। इस तूफान की जड़ें जहाज के कैप्टन के केबिन में है। यूडीएफ का आरोप है कि विजयन सरकार गोल्ड स्मगलिंग केस से लेकर लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है। सतीशन ने सीएम पिनराई विजयन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सोने के स्मगलरों ने कब्जा कर लिया है। और एएनबी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस समय आप कैसे देख रहे हैं केरल में आज जो कुछ भी विधानसभा में हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसके अलावा अब जिस तरह से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन फंसते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? पल्लवी, देखिए, राजनीति में जो समीकरण होता है, खासतौर से विधानसभाओं में जो होता है, वो बहुत कुछ संकट इस पर डिपेंड करता है कि नंबर्स किसके हक में है, संख्या किसके पास है। तो संख्या के लिहाज से बात करें तो निश्चित रूप से पिनराई विजयन की सरकार को कोई ऐसा खतरा नहीं है जी। इसलिए खतरा नहीं है कि जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, विधानसभा का जो गणित है, वो पिनराई विजयन के पक्ष में है। वो कैसे है? जो विधानसभा की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, नंबर्स है, वो 140। इसमें एलडीएफ यानी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके समर्थन में 91 विधायक हैं और जो अपोजिशन है यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके समर्थन में सिर्फ 45 विधायक हैं। इसलिए नंबर के लिहाज से पिनराई विजयन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कई बार राजनीति में होता ऐसा है कि जो नंबर के लिहाज से खतरा नहीं होता है, वो कई बार छवि के लिहाज से, इमेज के लिहाज से डेंट लगाने वाला होता है। और निश्चित रूप से ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है जो पिनराई विजयन की सरकार को कहीं न कहीं पब्लिक की नजर में एक तरीके से आइसोलेट करने का, अलग थलग करने का काम करेगा। इसकी वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है पल्लवी। वजह यह है कि जो यूडीएफ जिस तरह के आरोप के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो गोल्ड स्मगलिंग केस था उसमें साठगांठ है, प्लस एक और योजना चली थी, वो गरीबों के लिए आवास मुहैया कराने की योजना थी जिसका नाम था लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट जी। इसमें विपक्ष का साफ साफ आरोप है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस करती है, उसका साफ साफ आरोप है कि इसमें सरकार ने करप्शन किया। तो निश्चित रूप से ये दोनों, हालांकि आपको ये भी बता दूं कि व्यक्तिगत तौर पर पिनराई विजयन की छवि एक ईमानदार नेता की छवि है जी। और कांग्रेस जब ये अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रही थी, यूडीएफ जब इस अविश्वास प्रस्ताव को सरकार के खिलाफ पेश कर रहा था, तब उस भाषण में भी जो यूडीएफ के विधायक है, समर्थन के विधायक है, वीडी सतीशन, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई पिनराई विजयन है वो एक सम्मानित व्यक्ति है, ही इज एन ऑनरेबल मैन। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि जिस शिप के वो कैप्टन है, जिस जहाज के वो कैप्टन है, वो एक तूफान में फंसा हुआ है
और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से इस तूफान की जो जड़ें हैं वो कैप्टन यानी कि विजयन के केबिन में है, यानी कि इल्जाम घुमा फिरा करके सीधा सीधा विजयन के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से विजयन की एक छवि के लिए एक डेंट है, एक धक्का है। सरकार बचने की बात है, संकट की बात है, तो ऐसा संकट आंकड़ों के लिहाज से नहीं है। आंकड़े चूंकि एलडीएफ गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, उनके हक में है। पल्लवी, तो मिहिर जी, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी अब एलडीएफ सरकार? देखिए, राजनीति में होता क्या है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बहुत आम सी बात है जी। ये चलन ना तो अभी शुरू हुआ है, ना आने वाले समय में थमेगा। होता है, हर सरकार को लगता है चलो ये फौरी मुद्दा है, आज विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है, कल होकर के निपट लेंगे, तो कुछ न कुछ वो भी जवाब में कुछ करेंगे, कुछ सफाइयां दी जाएंगी, कुछ दलीलें दी जाएंगी और डेंट को कमी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उसको हम लोग वोटों के पैमाने पर तौले, जब चुनाव होंगे तब क्या होगा नहीं होगा, तब तात्कालिक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और पुरानी बातें धरी रह जाती हैं। इसलिए आने वाले समय में ऐसे भी जो केरल का जो एक पॉलिटिकल जो अपना एक प्रेसिडेंट रहा है, हिस्ट्री रही है, वो बहुत डिफरेंट किस्म की रही है। दूसरे राज्यों से उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, एक साफ सुथरी इमेज अगर विजन की है तो इस इमेज को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, देखिए, जब से ये सोना तस्करी का मामला सामने आया है तब से लेकर अब तक रमेश चानीथला के अगर हम तमाम बयान देख लें तो वो हर बार ये मांग करते रहे हैं कि तस्करी के इस केस की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। वो लगातार ये मांग प्रदर्शनों के जरिए भी सामने रखते रहे हैं। क्या आज भी उनके द्वारा इस तरह की कोई मांग की गई है या अब भी वो चाहते हैं कि नहीं, इस केस की जांच सीबीआई को ही करनी चाहिए? देखिए, इसमें ये बात उससे परे है। बात उससे परे किस लिए है कि जो विपक्ष का जो गठबंधन है यूडीएफ, उसकी मांग क्या है? उसकी मुख्य मांग ये है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं उसमें उनका ट्रस्ट नहीं है जी। विधानसभा अध्यक्ष में उनका भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप ये है कि विधानसभा के स्पीकर हैं पी श्रीराम कृष्णन, वो उनकी साठगांठ जो है वो सस्पिशियस क्लोजनेस, संदिग्ध जो करीबी है, वो गोल्ड स्मगलिंग केस के एक्यूज्ड के साथ है जी। और निश्चित रूप से उन पर एक इस्तीफे का दबाव है। तो विपक्ष जो है एक तरीके से स्पीकर के बहाने सरकार को घेर रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ है। और उसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्पीकर। उनकी छवि पर सवाल है कि भाई ये स्पीकर जो है वो उनकी पोजीशन, वो अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो ये बात, जांच वांच की बात तो तब आती है जब एक निर्णायक फैसला विधानसभा, लेकिन अगर फ्लोर पे कोई बात होती है जिस पे बहस चल रही है, जिस पर कुछ देर के बाद पिनराई विजयन को भी जवाब देना है, उनकी कैबिनेट, उनकी काबीना के मंत्रियों को जवाब देना है, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर होगी। और जब ये सीबीआई जांच वगैरह होती है तो ये बहुत कुछ राज्य सरकार की सिफारिश पर डिपेंड करता है। किसी सरकार में कोई घटना हुई है, कोई करप्शन का मामला है, कोई सनसनीखेज क्राइम का मसला है, तो जब तक सरकार रिकमेंड नहीं करती है तब तक नहीं होता। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड केस में होता है ऐसा, जैसा हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा। हालांकि वो बहुत ही अलग मामला था, गैर राजनीतिक मामला था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस हक में फैसला दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस केस में एक जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट वैसा फॉलो करना पड़ता है कि ठीक है, सरकार अनुशंसा करेगी, रिकमेंड करेगी, उस रिकमेंडेशन के बाद ही तय होगा कि सीबीआई, तो कोई भी सरकार अपने ही खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों करेगी? नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के अभी शायद वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए, पर फिलहाल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्थिति। इसलिए हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम कंसीव किया, सोचा, तो हम लोगों ने क्या नाम दिया, चक्रव्यूह में विजयन। यानी कि जो सीएम है वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, लेकिन विजयन एक बहुत ही सधे हुए राजनेता है और विजयन का जो अपना एक पॉलिटिकल करियर रहा है, इस देश के चोटी के नेताओं की तरह रहा है, एक बड़े स्ट्रगल के साथ किया है, तो सुथरी छवि के नेता वो हमेशा से माने जाते रहे हैं। सर, मैं आपको टोक रही हूँ, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं इस वक्त की एक अहम खबर की ओर। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। जनरल रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। जनरल रावत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं को ऐसे अभियानों पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने का काम सौंपा जाता है। तो ऐसी किसी भी गतिविधि का शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य विकल्पों के लिए तैयार रहती हैं। एलएसी पर यथास्थिति को बहाल करने के लिए कोई प्रयास सफल नहीं होने चाहिए। तो ये तमाम बातें आज कही गई हैं सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा। वहीं सीडीएस बिपिन रावत के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है। कि बॉर्डर के ऊपर कई बार घुसपैठ हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड्स का जो परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, उसमें आपसी फ़र्क है। जो हमारी सेनाएं हैं उनका काम है सर्वे करना, रिकॉनेसेंस करना और यकीन करना कि किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं होती, और अगर कोई घुसपैठ होती है तो उसको हर हालत में पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर वो पीसफुली उसका हल नहीं निकलता तो मिलिट्री एक्शन ऑलवेज कैन बी टेकन, कि कोई भी इंट्रूजन ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है अगर स्टेटस को रिस्टोर नहीं होता है। और बड़ी बात यह है, देखिए कि सबसे पहले जो मुख्य बात है कि चाइनीज ने पहले अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव स्टेप्स लिए थे। आपको याद है कि चाइनीज ने जो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं 93, 96, 2013, उनका प्रोटोकॉल्स का और प्रैक्टिसेस का उल्लंघन किया है। पूरे विश्व ने देखा है कि जून 15 को जो गलवान में हुआ, उसके बाद में भारत को चाइना और पीएलए पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और अभी जितनी भी टॉक्स हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है चाइना। और भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है और सोच भी क्लियर है कि इट इज़ कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को ऑन एलएसी। भारत रेडी है, प्रिपेयर्ड है हर एक कॉन्टिजेंसी के लिए, चाहे वो विंटर्स हो जहाँ उसके बाद में हो, कोई भी कॉन्टिजेंसी हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी हुक्म हो सरकार का पॉलिटिको मिलिट्री के बारे में, तो उसके लिए। और इस मसले पर चर्चा के लिए दर्शन सिंह जी, रिटायर्ड कर्नल, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज जनरल सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा है कि अगर बातचीत के जरिए चीन का ये मुद्दा नहीं सुलझा तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जनरल रावत के जो सीडीएस ने कहा है कि अगर बातचीत से नहीं सुलझेगा तो युद्ध करेंगे। देखो, युद्ध का जो फैसला होता है सीडीएस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, गवर्नमेंट ने ये फैसला लेना कि और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना कि बातचीत फाइनली फेल हो गई है। तो अभी बातचीत फेल नहीं हुई है, क्योंकि बातचीत अभी मिलिट्री कमांडर के लेवल पे चल रही है। अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कोई बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है। अभी ऑप्शंस खुले हैं, तो युद्ध से तो हम दूर हैं अभी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर सीडीएस ने कह दिया तो युद्ध कर देंगे हम, ऐसा नहीं होता है। युद्ध के लिए प्रेपरेशन चाहिए। कुछ सिर्फ चाइना एक छोटा सा बॉर्डर नहीं है कि सिर्फ गलवान में हम उनसे लड़ेंगे। चाइना ईस्ट में भी बॉर्डर खोलेगा। अभी ईस्ट में ना कोई स्टॉकिंग है, ना बॉर्डर है, ना कुछ है। तो युद्ध के हम इतने करीब नहीं है जितना कि स्टेटमेंट से लगता है। दूसरी बात यह है कि बातचीत तो युद्ध के बाद भी होती है, क्योंकि डिमार्केशन जो लाइन की है वो बैठ के ही होगी। जब तक इसमें भी डिप्लोमेटिक लेवल तक, पॉलिटिकल लेवल तक, ऊपर तक बैठ के मसला नहीं सुलझेगा तो आर्मी जो है अपने लेवल पे कोई फैसला नहीं ले सकती है। खासकर चाइना की आर्मी
एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी जब तक ऊपर से पॉलिटिकल पीएलए से उनको ओके नहीं मिलेगी। तो इसमें जो बातचीत का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पे बात नहीं बन रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पर बातचीत अभी सोल्यूशन बातचीत में खुले हैं, कुछ इलाकों में वो पीछे चले भी गए हैं और कुछ इलाकों में वो थोड़े एडमेंट है, नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उन इलाकों में भी बातचीत के अभी द्वार खुले हैं। तो ऐसा सडनली कि अगर चीफ ऑफ स्टाफ ने या सीडीएस ने बोल दिया कि युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध वाली बात नहीं है। अभी बातचीत के द्वार अभी खुले हैं, एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है अभी। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से चीन ने अब ये शर्त रखी है कि भारतीय सेना को भी पीछे जाना होगा तभी अब आगे बातचीत हो पाएगी, तो आपको लग रहा है कि इस शर्त पर हम कहीं ना कहीं मान पाएंगे या इस शर्त पर सहमति बन पाएगी? दर्शन सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, अभी पहुंच रही है जी। सर, मेरा सवाल ये था कि अभी हाल ही में जो चीन की तरफ से बयान आया है कि अब भारतीय सेना को भी बॉर्डर से थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए, तो आपको लग रहा है क्या इस बयान पर सहमति बन पाएगी? देखिए, इस बयान पे सहमति तभी बनेगी जब कितना पीछे किसको जाना है। जब अभी जो चाइना की तरफ से बयान आया तो भारत की तरफ से कोई बयान उस पर नहीं है जी। सीडीएस के बयान को मैं भारत का बयान नहीं मानता। सीडीएस का एक ओहदा है और वो अपने ओहदे पे युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो ये युद्ध की घोषणा चीफ या सीडीएस नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन देखना है कि बातचीत जो है फाइनल दौर में फेल हो चुकी है और अभी फाइनल दौर में बातचीत फेल नहीं हुई है। चाइना का अपना स्टैंड है। एक जो परसेप्शन की बात है, वो एक रेखा को, कुछ इलाके को नहीं मानते हैं, रेखा किसी और जगह मानते हैं, हम रेखा किसी और जगह मानते हैं। तो एक परसेप्शन है, जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा। जब चाइना एक चीज हो कि युद्ध हम तब कहें अगर एक साइड ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और अभी भी अग्रेसिव कार्रवाई जारी रखे, वो बात नहीं है। चाइना भी अभी वहां पे अग्रेसिव नहीं है, वहीं पे बैठे हैं, तो आई बॉल टू आई बॉल बैठे हैं, बातचीत चल रही है। तो जब तक बातचीत चल रही है युद्ध का विकल्प नहीं है, क्योंकि बातचीत से अगर मसला निपट सकता है तो युद्ध के बाद भी बातचीत करनी पड़ती है। युद्ध के बाद ये नहीं है कि वो वहीं, चाहे हमने 71 की जंग जीती चाहे 65 की, तो उसके बाद भी बातचीत हुई है। उनके कैदियों का बातचीत के बाद वापस किया गया, तो बातचीत तो होनी ही है। बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ पूर्व कैप्टन अनिल गौड़ भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे सर सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी। सीडीएस बिपिन रावत ने जो बयान दिया है कि सेना तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो हम सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं अगर बातचीत से ये मुद्दा नहीं सुलझा तो, आपका रिएक्शन सर? देखिए, जो हमारे सीडीएस ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है जी कि अगर जितनी अभी तक बातचीत चल रही है अभी तक चाइना के साथ, आपको हमने देखा कि 5 लेवल टॉक्स हो चुकी है अप टू लेफ्टिनेंट लेवल। उसके बाद में डिप्लोमेटिक तौर पे भी बात चलती गई है, फॉरेन मिनिस्टर की भी हो चुकी है, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं हमारे एनएसए वगैरह उनकी भी हो चुकी है। पर चाइना जो है अपनी जो जिस चीज पे अड़ा हुआ है उससे वो टस से मस नहीं होना चाहता। अब उसका फिर विकल्प क्या है? विकल्प जैसे आपके घर के अंदर कोई अगर घुस गया है और वो उससे आप बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर दूसरी जगह के भी दूसरे देश भी प्रेशर कर रहे हैं और वो फिर भी नहीं जाना चाहता, तो उसका विकल्प क्या है? विकल्प है फिर लड़ाई। फिर आपने उसको धक्के मार के उसको बाहर निकालना है। तो जो सीडीएस ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर बातचीत से नहीं होगी ये चीज तो फिर तो हम लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उसका अब या तो फिर आप कर दीजिए कि अजी जहाँ चाइना बैठा बहुत अच्छा है जी, आप बैठ गए बहुत बड़ा अच्छा जी, आप बैठे रहिए। अब वो तो हिंदुस्तान कर नहीं सकता ना। हम किसी को अपने घर के अंदर घुस नहीं दे सकते और घुस के आगे ऐसे बैठने नहीं दे सकते। अगर हम ऐसे एज ए देश हम ये करने लगे तो फिर हमारा देश कहाँ रहा? तो जो बिपिन रावत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी फौज और हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो पूरे तैनात हैं, पूरे तैयार हैं। और अगर चाइना अभी ये नहीं मानता है इसके लिए कि भाई वो विड्रॉ करे, और जैसे कि जो सिचुएशन 5 अप्रैल की थी, 5 मई की थी, अप्रैल की 5 मई की, उसके ऊपर नहीं आता है तो उसके बाद में जो अब विकल्प है यही है कि फिर लड़ाई होगी।
बिल्कुल सर, लेकिन अभी भी ये रास्ता तो खुला हुआ है कि बातचीत के जरिए अगर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लग रहा है कि अभी भी ये रास्ता बाकी है? अभी का वैसे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि कितने राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी जो नतीजा है वो इतना असरदार नहीं नज़र आ रहा है। तो अभी आगे ये बातचीत का रास्ता खुला हुआ है या नहीं? देखिए, बातचीत तो का रास्ता तो हमेशा खुला ही रहता है, क्योंकि बातचीत तो ये नहीं होता कि बातचीत आप बंद कर दें, पर चीज ये है कि बातचीत का कोई नतीजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो देखना है। अब चाइना जो है वो उसको पता है कि उसने गलत किया, पर क्योंकि चाइना अपनी एक अड़ी में लगा हुआ है, क्योंकि वो आज के डेट में बहुत थ्रेटन फील कर रहा है हिंदुस्तान से। वो थ्रेटन इसलिए फील कर रहा है, देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आपने जो है दौलताबाग ओल्डी तक आपने अपनी प्रॉपर जो है सड़क बना ली है, आपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर का है वो कर दिया है लद्दाख के अंदर, और जिससे अब उधर से आप उसकी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है प्लस काराकोरम हाईवे जो है उसको आप इंटरडिक्ट कर सकते हैं जब मर्जी चाहें। एक दूसरा, जो चाइना जो है वो उसके जब आपने पिछले 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 आर्टिकल हटाने के बाद में यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो है वो सारा का सारा एरिया जो है अब चाइना फील करता है कि भाई ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आ गया है, उसके कमांड में आ गया। क्योंकि पहले वो आर्टिकल 370 के ऊपर और वो जो पाकिस्तान का क्लेम था जी ये जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा क्लेम है, उसके आड़ में वो कर रहा था। इसी आड़ के अंदर पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली जो है वो सीड कर दी हुई थी चाइना को। इसी आड़ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो सड़क वगैरह बनी है और उसी के अंदर वो अभी जो डैम बनाया जा रहा है। तो अब चाइना को ये लगता है कि भाई जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे वो सारी की सारी अब खराब होने वाली है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो गोदावरी पोर्ट से जा रहा है ऊपर को, वो जो एरिया है वो रोड भी गिलगित बल्तिस्तान से जाती है। अब उसके ऊपर क्लेम भी हिंदुस्तान का आ गया है और डायरेक्ट क्लेम हो गया है कि हिंदुस्तान कभी भी इस मुद्दे को उठा के, और आप हो सकता है कि अगर हमारी पॉलिटिकल विल हो तो हो सकता है आप फौज भी भेज सकते हैं उधर, आर्म फोर्सेस से उसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो वो सोचता है कि भाई देखिए मैंने $60 बिलियन डॉलर में इधर पाकिस्तान के अंदर लगा रहा हूं, मेरी 3000 साल का एक सपना है कि मेरे को वार्म वाटर पोर्ट मिले। अब हिंदुस्तान ने एक ऐसा कर लिया 5 अगस्त के बाद में, मेरे को तो बहुत अब वो लग रहा है कि हो सकता है मेरा सारा कुछ ये जो मेरा सपना था वो सारा टूट जाएगा। इसीलिए उसने आके ये यहाँ पे बैठ गया लद्दाख के अंदर कि अब वो चाहता है हिंदुस्तान से कि कुछ कंसेशन मिले उसको, कि भाई कुछ कंसेशन हिंदुस्तान दे उसको, तो वो कहे अच्छा जी ठीक है मैं वापस जाता हूं। पर हिंदुस्तान कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि देखिए आपने जो 1959 से जितने एग्रीमेंट हुए हैं उनका आपने उल्लंघन किया है, और अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पे मैं बैठ गया अब उसको जो एग्रीमेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाए। वो कैसे हो सकता है? ये तो इंटरनेशनल तरीके से भी कोई नहीं और कोई किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो ये एक अब शो ऑफ फोर्स बन गया है हिंदुस्तान और ये चाइना के बीच में। और चाइना को अब क्योंकि चाइना को ये लग रहा था अभी तक कि हिंदुस्तान जो है वो उसी हिसाब से 62 का और उसी हिसाब से बैठा हुआ कि लद्दाख के अंदर क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी तक, आपको पता है लद्दाख हमारा राउंड द ईयर क्लॉक अभी तक कनेक्टेड भी नहीं है। अब रोहतांग का खुल जाएगा अभी थोड़े महीनों के अंदर, तो फिर वो कनेक्टेड हो जाएगा। बट इसीलिए उसने सोचा कि चलो मैं इधर घुसपैठ करके ऐसे बैठ जाऊंगा, जो दौलताबाग ओल्डी की जो सड़क है उसके ऊपर भी निगरानी होगी और जो उस हिसाब से एक प्रेशर पॉइंट बन जाएगा हिंदुस्तान के लिए। तो इसीलिए वो जो बैठा है वहां पे। अब जब तक ये चाइना के दिमाग में ये नहीं आए कि भाई अब मेरे को किसी तरीके से यहाँ से अब अपना फेस सेविंग करके मेरे को वापस जाना है, तो तब तक ये जो है विकल्प यही रहेगा कि हो सकता है कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो। अनिल जी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शन सिंह जी भी काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, इसी मसले पर चर्चा के लिए वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दर्शन सिंह जी, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? ये बातचीत का जो दौर है वो और कितना लंबा चलने वाला है? हम देख रहे हैं 5 राउंड की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, अभी भी बातचीत के जो ये राउंड है आगे और कितने बढ़ सकते हैं? आपके विचार? देखिए, बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। वहाँ एक्चुअली जो कमांडर लेवल की बात है वो वीकली बेसिस पे हो रही है, हर हफ्ते वहाँ बात होती है। पर एक चीज होती है कि अगर बातचीत फेल हो रही है, रिजल्ट नहीं आती है, तो उसका लेवल बढ़ता है।
अगर कमांडर लेवल पे नहीं होता है तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए, उसके बाद वो बीजिंग में या दिल्ली में बातचीत होनी चाहिए, उस लेवल पे जानी चाहिए। तो लेवल बढ़ाइए ना बातचीत का। अगर आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं वहां से? मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ आर्मी की बातचीत में कभी कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली जब तक डायरेक्शन क्लियर कट नहीं होंगे कि किस चीज पे आना है, कितना हटना है, जब तक पीएलए चाइनीज आर्मी को वो डायरेक्शन नहीं देगी तो वो 1 इंच भी नहीं हटेंगे और ना ही कोई डिसीजन लेंगे। तो वहां पे बातचीत जो है एक सॉलमेट पे पहुंच चुका है और वहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब बातचीत का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बातचीत दिल्ली में हो, जहाँ पे हमारे टॉप डिग्नेटरीज हो, चाहे तो पॉलिटिकल लेवल पे, पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, उस लेवल पे बातचीत को जाना पड़ेगा। आर्मी का काम तो ग्राउंड में डिमार्केशन करना है, तो हम लेवल क्यों नहीं बढ़ाए हैं? हम अपना लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं बातचीत का? अगर उस लेवल पे बातचीत नहीं, छोटे कमांडर पे, अगर ब्रिगेड कमांडर पे बात नहीं होती तो जीओसी बात करता है, जीओसी नहीं होता तो कोर कमांडर बात करता है। इस तरह से लेवल एस्केलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरा, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जनरल रावत किस लिए युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आ रहा है कि चाइना तो हमारे अंदर आया ही नहीं है। हम ऐसी कंफ्लिक्टिंग बातें क्यों कर रहे हैं कि चाइना सिर्फ डिस्प्यूटेड एरिया में है, हमारे एरिया में तो चाइना 1 इंच भी नहीं आया है? तो हम किस बात को माने? तो ये क्लियर स्टैंड जो है उनको रिफ्रेन करना चाहिए। आर्मी और चीफ को कभी भी इस तरह की जो पॉलिसी, मेजर पॉलिसी के बयान देने से बचना चाहिए। जनरल रावत पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो आर्मी का कंट्रोल है एक सेरिमोनियल पोस्ट है सीडीएस कमांड उनके ऊपर नहीं है, उनके बराबर का रैंक है। ये भी देखना पड़ेगा कि सीडीएस का जो रैंक है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर है, एयर चीफ के बराबर है, नेवल चीफ के बराबर है, तो वो उनके अंडर नहीं है। ऐसी ये पहले सीडीएस बनाए गए हैं तो सिर्फ एक रैंक, बैजेस डिफरेंट है, रैंक सेम है। तो इसलिए चीफ ने भी अभी तक कोई इसके बारे में, युद्ध के बारे में बयान नहीं दिया। तो ये ज्यादा जो है अपने आप से ज्यादा बयान यानी युद्ध की तरफ ले जाने वाला परहेज करना चाहिए। सरकार पे हमें भरोसा करना चाहिए कि इस सरकार कैसे करे। सेना की बात है तो सेना तो हर टाइम युद्ध के लिए तैयार ही होती है, सेना भर्ती युद्ध के लिए होती है। तो सेना की तरफ से कि सेना तैयार है, ये नहीं होता। सेना को कभी आप रिलैक्स करने को नहीं बोलते कि अभी युद्ध की जरूरत नहीं है, आप बैरकों में जाइए और सो जाइए। सेना हमेशा ही तैयार होती है, चाहे शॉर्ट नोटिस हो चाहे लॉन्ग नोटिस हो, सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। पर ये जो युद्ध का है, हम सेना को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। ये काम देश की सरकार का है और हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो किस तरह से इस क्राइसिस को सॉल्व करती है। जो भी सरकार तरीका अपनाएगी बातचीत का या युद्ध का, सेना, तीनों सेनाएं उसमें पूरी तरह साथ दें। बिल्कुल दर्शन सिंह जी, वैसे सीडीएस ने घोषणा नहीं की थी, बस वो एक विकल्प के तौर पर बता रहे थे कि अब जब स्थितियां काफ़ी ख़राब हो जाएंगी तो हमारे पास ये विकल्प भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े दर्शन सिंह जी। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, दर्शन सिंह जी को आप अभी सुन रहे होंगे, क्या आप भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बातचीत का जो लेवल है वो अब बढ़ाना चाहिए, अब बातचीत दिल्ली और बीजिंग में होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं एक दो बातें जरा जो इनकी टिप्पणी थी उसके ऊपर मैं जरा वो कुछ कहना चाहता हूं कि जो वो कह रहे हैं कि सीडीएस के बारे में, सीडीएस जो है वो जो है ही इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वन सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसका वो है स्तर। और जो हमारे चीफ हैं वो उनका अलग है क्योंकि वो ऑपरेशनल साइड में है, तो ये उनका है सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने ये नहीं कह रहे कि जी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। उन्होंने, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस जो है वो ऑलवेज पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसके अंडर ही काम करती है। अपने तौर पे तो आज तक कभी फौज तैयार नहीं हुई जाने के लिए कहीं पे भी। तीसरी बात जो ये है कि अब बातचीत का जो लेवल है, आप मेरे को बताइए, आपने लेवल शुरू किया, आपने पहले ब्रिगेड कमांडर से, आपने फिर मेजर जनरल से, फिर लेफ्टिनेंट जनरल से, फिर आपने किया जी एनएसए, जो वर्किंग कमेटी, जो चाइना और हिंदुस्तान की वर्किंग कमेटी है, बॉर्डर वर्किंग कमेटी के जो चीफ है दोनों, वो है एनएसए, और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके आपस में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और उनके फॉरेन सेक्रेटरी में बात हुई है।
अब फॉरेन सेक्रेटरी मीन्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आपस में बात की है। अब रह कौन गया है? अब रह गया सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और उनके शी जिनपिंग। अब बात में देखो, बताइए कि अगर नहीं होगी तो फाइनल क्या है? जो बिपिन रावत जी ने कहा, बिल्कुल कहा, इसके लिए हमें पूरी आंखें खोल के बैठना चाहिए कि भाई अगर नहीं होगा, ये तो वही बात होगी कि कल को आपके घर के अंदर या आपके खेत के अंदर कोई आगे बैठ जाए और वो नहीं जाए वहां पे, तो फिर क्या होगा? फिर तो लड़ाई होती है ना। तो हम खुद चाहते नहीं है। अगर चाहते होते, आज तक अगर चाहते होते, जब पाकिस्तान ने 4 युद्ध छेड़े, हम पाकिस्तान को 5 टुकड़े कर सकते थे। जैसे कि बांग्लादेश लिबरेट हुआ, उसी हिसाब से बलूचिस्तान, सिंध और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो सारा लिबरेट हो जाता, पर क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी इसलिए फौज ने नहीं किया। तो ये बातें जो हैं ये सबको पता है, पर इससे भी हमें नहीं घबराना चाहिए कि अगर बिपिन रावत, क्योंकि बिपिन रावत इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनका बयान जो है, उनका बयान है कि भाई अगर नहीं होगा कुछ तो क्या करना है, फिर तो लड़ाई करनी है ना। क्योंकि एक सवाल उनसे पूछा गया जिसके अब वो क्या कहते हैं, नहीं जी हम लड़ेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे। फिर आप कहेंगे देखो जी, जो चीफ ऑफ डिफेंस साहब कहता है जी ये लड़ेंगे नहीं, ये बैठे रहेंगे चूड़ियां पहन के। ये बातें जो है ये पॉलिटिकल ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आर्मी और आर्म फोर्सेस पॉलिटिकल फोर्स है और जो वो बयान देते हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। फिलहाल अन्य मेहमान भी इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको एक अहम खबर बता रहे हैं। आज सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान पर ही हम तमाम चर्चा कर रहे हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अजय जी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो इस बयान को किस तरह से देखते हैं। सर, सीडीएस रावत ने जो बयान दिया है कि देखिए अगर बातचीत से मुद्दा नहीं सुलझा तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में इस बयान की क्या महत्ता है, और दूसरा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये एक लॉजिकल बयान है। किसी भी एक सॉवरेन कंट्री का आर्मी चीफ का या आर्मी के हेड का या उसकी डिफेंस फोर्सेस के हेड का यही बयान बनता है या यही कहना बनता है कि अगर वो मुद्दे को प्रेम से या बातचीत से नहीं सॉल्व करते तो हमारे पास फौजी इसके जो है या फोर्सेस के जो रिस्पॉन्स है हमारे पास, हम उसको फौजी तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर और ये एक मतलब ये बिल्कुल सही है। हाँ, आगे देखने की बात ये है कि भाई क्या हम इस स्टेटमेंट को आगे, इस थ्रेट को या इस पोजीशन को कैरी आउट कर सकते हैं कि नहीं। ये उनकी हमारी तैयारी है, भारत की इस तक तैयारी है या नहीं है। बट ये कहना कि भाई ये बयान में कोई गलती है या ऐसे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो आके बैठे हुए हैं और बातचीत जैसे चल रही है और वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं या डिली डाली कर रहे हैं, तो नेचुरली है कि हमारी फोर्सेज हैं किसके लिए, फिर वो एनिमी को पुश आउट करने के लिए ही है ना अपने एरिया से। तो बिल्कुल ठीक है उनका बयान, और कमांडरी पद्धर पे भी ये भारत के हक में जाएगा, बिकॉज इससे शो होता है कि कंट्री कोई वीक या स्पाइनलेस लीडरशिप नहीं है इसकी। अगर वो नहीं मानते बातचीत के जरिए तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है लॉजिकल कि उसको पुश आउट किया जाए एनिमी को। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिलने के भी चांस है, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से बाकी एरियाज में थ्रेटन पोजीशन ले रहा है या बुली कर रहा है लोगों को, तो वो वर्ल्ड जो ग्लोबल फोर्सेस है वो आपका सहायता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए